नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 8 के अंदर हम पढ़ रहे थे हमें संसद क्यों चाहिए। तो हमने कल इसके बारे में कुछ अध्ययन कर लिया था और इसके जो आगे के बिंदु जो बचे हुए हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। संसद की भूमिका, संसद की क्या भूमिका होती है, हम संसद की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आजादी के बाद से ही हमारे यहाँ पे क्या है, जब भारत आजाद हुआ था उसी के पश्चात हमारे यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ने लगी, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की आवश्यकता महसूस होने लगी। और लोकतांत्रिक जो राष्ट्र है या लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों पे आधारित भारत के अंदर एक संसद बनाई गई। और संसद जो बनाई गई वो संसद क्या थी कि भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक भी है। संसद क्या है, भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। संसद भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक। यानी संसद क्या है, भारतीय जनता की आस्था का ये क्या बताया गया, प्रतीक बताया गया है। मतलब भारतीय जनता की जो आस्था है वो किसके अंदर है, संसद के अंदर, क्योंकि यहीं से क्या है, कानूनों का निर्माण किया जाता है और ये संसद भारतीय जनता के लिए ही कार्य करती है। अब देखो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में, अब इसमें क्या किया गया है संसद के अंदर, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर यानी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को क्या भेजा जाता है, संसद में भेजा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है। अब देखो लोकसभा की जैसे कितने सीटें हैं, 545, तो 545 निर्वाचन क्षेत्र हो गए, तो कितने कैंडिडेट जाएंगे वहां पे, 545 कैंडिडेट जाएंगे। लोक राज्यसभा के कितने हैं, 230 हैं, तो 230 सदस्य वहां पे निर्वाचित होके जाएंगे, 245। तो इस तरीके से क्या है कि जो निर्वाचित होके जो सदस्य वहां जाएंगे वो संसद के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। तो संसद की जो भूमिका है वो किस रूप में करती है कि भारतीय संसद भारतीय जनता की आस्था के केंद्र का प्रतीक रहा है। इस वजह से इस पे क्या है, भारतीय जनता इस पे क्या करती है, विश्वास करती है। और इस संसद के द्वारा संसद मतलब विधायिका के द्वारा ऐसे कानून बनाए गए हैं, ऐसे नियम बनाए गए हैं संविधान सम्मत कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक कैंडिडेट, अब कोई सा भी निर्वाचन क्षेत्र ले लो उसके अंदर 10 कैंडिडेट खड़े होंगे, क्या 10 जाएंगे, नहीं, उनमें से 10 में से जिसके पास में बहुमत आएंगे, मतदान का जो बहुमत आएगा उस मतदान के अंदर जो बहुमत उसने हासिल किया है, जो विजय उम्मीदवार रहेगा वो एक कैंडिडेट ही क्या है कि कहा जाएगा, संसद के अंदर जाने का अधिकारी रहता है। अन्य कैंडिडेट संसद में जाने के अधिकारी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से संसद के अंदर जाने वाले जो कैंडिडेट है उनकी ये भूमिका रहती है। और संसद में जो जाने वाले जो कैंडिडेट है उनको क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। संसद सदस्यों को क्या कहते हैं, सांसद। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी संसद के जो सदस्य हैं वो किस रूप में जाने जाएंगे, सांसद के रूप में जाने जाते हैं। यानी इनके सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है, सांसद के नाम से जाना जाता है। अगला जो बिंदु है वो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। अब किस तरीके से राष्ट्रीय सरकार का चुनाव संसद के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय सरकार का जो चुनाव हो किस तरीके से होता है। अब भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद, राष्ट्रीय सरकार का जो चुनाव हो रहा है जिसमें भारतीय संसद है, संसद में एक होता है राष्ट्रपति और 2 सदन,
सदन से ये क्या है, निर्मित है। भारतीय संसद, संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। यानी इसके कितने अंग हो गए, 3 अंग हो गए। 3 अंगों से संसद जानी जाती है। संसद के जो है उसमें 3 अंग होते हैं, इसका सीधा सा है। और जो 3 अंग होते हैं इसमें एक राष्ट्रपति हो गया और जो 2 सदन है वो कौन कौन से हुए, एक हो गया लोकसभा, ठीक है, और दूसरा हो गया राज्यसभा। दूसरा कौन सा हो गया, राज्यसभा। इस तरीके से ये क्या हो गए, इसके 2 अंग हो गए, 3 अंग हो गए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 अंग किसके हैं, संसद के। तो संसद का जो निर्माण है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो अब इसी में से क्या किया जाता है, सांसदों की एक सूची तैयार की जाती है, एक सूची गढ़ी जाती है और उसी सूची से ही ये पता पड़ता है हमें कि जो सूची बनाई गई सूची के निर्माण के माध्यम से पता पड़ता है कि कहाँ किस क्षेत्र से कितने सदस्य किस दल से निर्वाचित होके आए। ये सब कुछ किसके माध्यम से ज्ञात होता है, सूची के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कहाँ से कितने सदस्य निर्वाचित होके आए हैं। ऐसा भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। अब देखो जो संसद के अंदर है वो लोकसभा और राज्यसभा 2 अंगों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब जो 2 अंग है जिसमें जो लोकसभा है, पहला हम ले लेते हैं लोकसभा। लोकसभा के जो सदस्य हैं कितने हैं, 545। ये 545 क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं। ये जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। जिसमें 545 में से क्या है कि 543 निर्वाचन क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्रों से, ठीक है। 543 तो निर्वाचन क्षेत्रों से 2 सदस्य, 2 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। इस तरीके से ये जो सदस्य हैं इसके लोकसभा के वो कहां से आ रहे हैं और किस तरीके से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई थी इसकी क्या कहते हैं जो लोकसभा की। अब इसी तरह राज्यसभा के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से राज्यसभा के सदस्य आते हैं। राज्यसभा दूसरा सदन है इसका, संसद का राज्यसभा। अब देखो राज्यसभा के अंदर जो सदस्य हैं वो कितने टोटल हुए, 245 सदस्य, ठीक है। अब 245 जो सदस्य हैं उसमें से 12 माइनस करो, 12 माइनस किए तो कितने बचे, 233। कितने, 233। तो 233 सदस्य कहां से आ रहे हैं, निर्वाचन क्षेत्रों से, निर्वाचन क्षेत्रों से। और जो बाकी जो 12 जो सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं उनको कौन मनोनीत करता, मनोनीत होते हैं। ये 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। और किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति इनको क्या करता है, मनोनीत करता है। 12 सदस्य, 233 सदस्य तो कहां से आ रहे हैं, निर्वाचन क्षेत्रों से आ रहे हैं। और 12 सदस्य क्या है, मनोनीत होके आते हैं। तो इस तरीके से इसका जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो है वो निर्माण होता है, ठीक है। अब जो हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, लोकसभा के अंदर क्या है कि सरकार का निर्माण किस तरीके से होता है। जो स्पष्ट बहुमत है, स्पष्ट बहुमत के लिए सरकार के लिए क्या चाहिए, सरकार बनाने के लिए 272 सीटें कितनी होनी चाहिए, 272 सदस्य होने चाहिए।
272 सदस्य होने चाहिए। अगर 272 सदस्य नहीं हो पाते, अब 272 जो सदस्य हैं एक ही दल के नहीं, किसी भी दल से क्या है गठबंधन करके भी क्या किया जा सकता है, यानी दूसरे दलों का समर्थन प्राप्त करके भी क्या किया जा सकता है, सरकार बनाई जा सकती है। तो जो 272 सदस्य हैं वो स्पष्ट बहुमत के लिए होते हैं, यानी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार होती है, उसके लिए 272। अब जो 272 सदस्य नहीं मिल पाते हैं तो क्या किया जाता है कि जो कई दल मिलके जो सरकार बनाते हैं उसे कहते हैं गठबंधन। उसे क्या कहते हैं, गठबंधन। गठबंधन और गठबंधन का तात्पर्य होता है कि कई दल अपनी सामूहिक सहमति देके क्या है सरकार का गठन करते हैं, उन्हें गठबंधन सरकार कहते हैं। कई दल सामूहिक रूप से, जिसे साझा सरकार के रूप में भी जाना जाता है, वो क्या करते हैं गठबंधन करते हैं। तो गठबंधन का तात्पर्य है कि साझा सरकार, साझा सरकार, जिसमें क्या होता है कई दलों का मेल होता है। क्या होता है, कई दलों का मेल। कई दल इसके अंदर क्या है मिले हुए होते हैं, कई दलों को मिला के किसका निर्माण किया जाता है, सरकार का निर्माण किया जाता है, तो वो गठबंधन सरकार कहलाती है। इस तरीके से गठबंधन सरकार बनाई जाती है। अब देखो कि इसी तरीके से गठबंधन का जो विरोध करने वाले, मतलब इस तरीके से जो सरकार बनी वो सरकार का जो विरोध कर रहे हैं, मतलब सरकार के जो विरोध के अंदर जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सरकार का विरोध करने वाले क्या है, सरकार का जो विरोध करने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं, विपक्षी। क्या कहलाते हैं, विपक्षी दल, जिसे हम क्या कह सकते हैं, विपक्ष कह सकते हैं। सरकार का विरोध करने वाले क्या कहलाते हैं, विपक्षी दल। विपक्षी दल होते हैं जो सरकार की कार्य नीतियों की क्या करते हैं, उनका खंडन करते हैं, उनका विरोध करते हैं कि सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया है वो जनता के अनुकूल नहीं है, जनता के प्रतिकूल है। इस तरीके से उनका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। जो राजनीतिक दल, और ये कौन होते हैं, विरोध करने वाले राजनीतिक दल होते हैं जो विपक्षी दल की भूमिका निभाते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। अब देखो कार्यपालिका, अब इसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं कि कार्यपालिका का चुनाव करना, यानी कार्यपालिका का जो चुनाव है लोकसभा का एक महत्वपूर्ण क्या बताया गया काम होता है। यानी कार्यपालिका का जो चुनाव होता है, कार्यपालिका का काम लोकसभा का चुनाव करना। कार्यपालिका का काम क्या होता है, लोकसभा का चुनाव करना। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, कार्यपालिका का चुनाव अरे सॉरी एक मिनट उल्टा हो गया ये, कि कार्यपालिका का जो काम है यानी लोकसभा का, कार्यपालिका का जो गठन है यानी कार्यपालिका का जो चुनाव करना है वो लोकसभा का कार्य होता है। किसका होता है, लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। मतलब कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब इस तरीके से कि कार्यपालिका का जो चुनाव करना है वो लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य, यानी लोकसभा अपना महत्वपूर्ण कार्य किस तरीके से करती है, कार्यपालिका का चुनाव करके अपना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाती है। ये किसकी जिम्मेदारी हो गई, लोकसभा की। ठीक है, अब देखो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में सत्ताधारी दल का क्या कहलाता है, सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। लोकसभा में जो लोकसभा है उस लोकसभा में यानी भारत का जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में भारत का प्रधानमंत्री, भारत का
प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का महत्वपूर्ण नेता होता है, नेता या मुखिया होता है, महत्वपूर्ण मुखिया मतलब भारत का जो प्रधानमंत्री वो लोकसभा में सत्ताधारी दल का क्या बताया गया, इसको मुखिया बताया गया, महत्वपूर्ण मुखिया के रूप में ये कार्य करता। इस तरीके से भारत का प्रधानमंत्री किसका सदस्य हो गया, लोकसभा का सदस्य हो गया। ठीक है, अब देखो कि अब इन्हीं में से लोकसभा में से ही क्या किया जाता है, अन्य मंत्रियों यानी मंत्रियों का चुनाव करता। अब जो ये प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री क्या कार्य करेगा, प्रधानमंत्री का क्या कार्य रहेगा, प्रधानमंत्री का कार्य है अन्य मंत्रियों को चुनना प्रधानमंत्री द्वारा क्या है कि अन्य मंत्रियों को चुनना किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। यानी प्रधानमंत्री क्या करता है, अन्य मंत्रियों को चुनने का कार्य करता। अन्य मंत्रियों को जो चुना जाएगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाएगा। अब देखो मंत्री जो बनाए जाते हैं उनके लिए शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी जो संसद जो सदस्य हैं उनके लिए शिक्षा की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो मंत्री जो बनाए जाते हैं, जो इसके जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्यों में से जो मंत्रियों का जो निर्माण किया जा रहा है वो किस किस क्षेत्र पे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और कानून इत्यादि मंत्रियों का निर्माण किससे किया जाता है, लोकसभा सदस्य से किया जाता है, जो कि सरकार के कार्यों की जिम्मेदारी संभालने का कार्य है। मतलब सरकार के कार्यों की जिम्मेदारी उनको निभानी होती है। सरकार के जो कार्य हैं शिक्षा से संबंधित हो गए, और शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित हो गए, कानून से संबंधित हो गए, वित्त से संबंधित हो गए। तो ये सब कुछ जिम्मेदारी इनकी होती है। सरकार के जो मंत्री हैं या लोकसभा के जो सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्य संपादित होते हैं। अब राजनीतिक दलों को क्या नहीं है, बहुमत नहीं मिल पाता है। अब वो कंडीशन आ गई जिसमें राजनीतिक दलों को क्या प्राप्त नहीं हो पा रहा, बहुमत नहीं मिल पा रहा है। तो बहुमत नहीं मिल पा रहा तो सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है कि अब सरकार भी बनाना जरूरी है। सरकार बनाने के लिए बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अब उस समय बहुमत अगर नहीं मिला है तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, मिलकर एक सरकार का गठन करते हैं। राजनीतिक दल बहुमत नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो अन्य दलों से गठबंधन कर राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो अन्य दलों से वो क्या कर लेंगे, गठबंधन कर लेंगे। और जो गठबंधन करेंगे इस गठबंधन को किस नाम से जाना जाएगा, गठबंधन सरकार के रूप में जाना जाता है। ये गठबंधन सरकार के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि साझा मुद्दों पर काम करते हैं। किस रूप में काम करते हैं, मिले जुले जो समस्या है उन समस्याओं पे इनके द्वारा कार्य किया जाता है। दूसरा है राज्यसभा। जो राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा क्या करती है,
ठीक है। राज्यसभा, ये लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे। अब है राज्यसभा। राज्यसभा क्या करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा क्या कर रही है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का कार्य करती है, यानी राज्यों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, रूप में काम करती है। और ये राज्यसभा ही क्या करती है? राज्यसभा ही कानूनों को लागू करने का कार्य करती है, क्योंकि विधायिका से जो पारित होके जो जाते हैं, जो भी विधेयक पारित होके जाते हैं वो राज्यसभा में क्या होते हैं? लागू होते हैं, वहां पास होना आवश्यक है। फिर अंत में राष्ट्रपति के पास में जाते हैं, जिसे हस्ताक्षर करना होता है, वहां जाके इसको वेरीफाई कर दिया जाता है। तो देखो, विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है, विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी है। यानी विधेयक को कानून के रूप में पारित होने के लिए क्या आवश्यक है? कोई विधेयक है, विधेयक को कानून बनने के लिए विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। मतलब विधेयक को कानून बनने के लिए किसकी? राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। जब तक राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक वह विधेयक किसका रूप ग्रहण नहीं कर पाएगा? कानून का रूप ग्रहण नहीं कर पाएगा। अब देखो, जो राज्यसभा के अंदर जो विधेयक पास हुआ है वो कानून का, राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव है वो विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है, उनका चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? लिख देता हूं मैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। अगर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रतिनिधियों द्वारा होता है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव राज्य की जो विधानसभा है, उन राज्यों की विधानसभाओं के जो एमएलए है वो सभी एमएलए मिलकर किसका चुनाव करते हैं? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। और 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये कौन से होते हैं? 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 245 टोटल है। तो 233 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं, क्योंकि 12 कहां से? 12 जो सदस्य होते हैं वो कहां से आते हैं? वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। उनको राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। और उसके पश्चात ही क्या है कि इन सदस्यों का चुनाव होता है। यानी 12 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित और विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, कला, साहित्य, खेल, यानी जिनमें उत्कृष्ट प्रतिभा होती है उन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो इस तरीके से टोटल 245 सदस्य, 233 निर्वाचित होकर 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, इस तरीके से राज्यसभा को तैयार किया जाता है। ठीक है। अब इसके साथ में जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपना है सरकार को नियंत्रित करना या उसको मार्गदर्शित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, ये इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सरकार को मार्गदर्शन देना, सरकार को मार्गदर्शन
सरकार को मार्गदर्शन देना। अब सरकार को मार्गदर्शन देने का मतलब है कि संसद का सत्र चल रहा होता है, मतलब संसद का क्या कर रहा हो, सत्र, संसद का सत्र चल रहा हो, संसद का क्या हो रहा हो, सत्र चल रहा हो, तो उस समय क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। मतलब संसद का जब सत्र चल रहा है तो प्रश्नकाल का समय चलता है, तो उस प्रश्नकाल होता है और उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसमें क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न एक महत्वपूर्ण व्यवस्था, प्रश्न पूछना भी ये व्यवस्था क्या बताएगी, एक महत्वपूर्ण व्यवस्था बताएगी। इसमें सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है कि आपने जो कार्य किए वो कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। उसके बारे में सांसद क्या कर सकते हैं, अपनी सरकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, विपक्ष तो पूछेगा। और उससे क्या है कि सरकार की जो है वो रूपरेखा निकल के सामने आती है कि उसके द्वारा जो कार्य किए गए वो सही है या गलत है। तो इससे सरकार का भी एनालिसिस हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है किसके, जो सवाल पूछना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और सवालों के उत्तर देना भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो अहम भूमिका अदा करते हैं, कौन करते हैं, सांसद ही अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। वो अपनी कमियां, यानी सरकार की जो कमियां उनको गिनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, विपक्ष के द्वारा किया जाता है। सरकार में क्या कमियां हैं, प्रश्न पूछ के, भाई तुमने इस क्षेत्र में ऐसे तरीके से काम नहीं किया गया, इस तरीके से काम होना चाहिए। तो सरकार की कमियां निकाली जाती है और उन कमियों को इस तरीके से निकाला जाता है अपनी नीतियों के माध्यम से। और उन्हीं नीतियों से विपक्ष क्या करता है, अपनी रणनीति तैयार करता है और अपने लिए पक्ष को बना के रखता है। कभी भी देखिए कोई भी सरकार कार्य करती है, सरकार सत्ता में अधिकारी करती है, विपक्ष उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है कि इसके द्वारा ये कार्य गलत किया गया है, बेकार है कार्य, इसमें ये कमी रहेगी वो कमी रहेगी, जिससे क्या विपक्ष अपने लिए एक माहौल उत्पन्न करता है, सत्ता में आने के लिए वो अपने लिए माहौल उत्पन्न करता। तो इस तरीके से मार्गदर्शन, अब सरकार में वो कमियां अगर रह जाती है तो अगली बार वो कमियां कौन नहीं करती है, सरकार नहीं करती है, और उन कमियों के अंदर क्या लाने का कार्य करती है, सुधार लाने का कार्य करती है। सांसदों के प्रश्नों से, जो सांसदों के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सांसदों के प्रश्नों से सरकार को फीडबैक मिलता है। क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है, यानी उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती है कि ये महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, जिससे वो अपना क्या करती है कि उस सरकार अपने कार्यों के अंदर और भी सुधार के कार्य करती है। इस तरीके से जो सांसद जो प्रश्न पूछते हैं उससे सरकार का एनालिसिस हो जाता है कि जिससे वो अपनी जो कमियां उनको वापस नहीं दोहराती है और सत्ता के अंदर वो बनी रहती। अब जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित और निर्देशित और सूचित करना जो सांसदों की एक अहम भूमिका होती है, यानी जनप्रतिनिधि, क्योंकि जो जनता के जो प्रतिनिधि है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार में रहते हुए सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको निर्देशित करें और उनको नियमित करें, और नियमित करके उनको सूचित भी करें कि जो कार्य किए गए हैं वो सही है या गलत है। गलत है तो उनका वहीं पे मंथन किया जाए और एक अच्छा मैसेज किसके पास में छोड़ना होता है, जनता के पास में छोड़ना होता है, जिसे लोकतंत्र का एक मुख्य आधार भी बताया गया है। लोकतंत्र का मुख्य आधार, इसमें जनप्रतिनिधि, जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर देना सरकार का उत्तरदायित्व है। यही लोकतंत्र का महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, अब है सत्ता में कौन लोग होते हैं, सत्ता के अंदर जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सत्ता में कौन लोग होते हैं, सत्ता के अंदर कौन लोग होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब सत्ता में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं, हर तबके के लोग उसके अंदर क्या है, सम्मिलित होते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं। इसके अंदर होते हैं सत्ता के अंदर, यानी सरकार के अंदर विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं। और आजकल एक दौर चल रहा है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से अधिक, यानी ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले
लोगों की संख्या अधिक हो रही, मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले जो लोग हैं उनकी संख्या क्या होने लगी है, अधिक होने लगी है, उनकी संख्या और भी अधिक बढ़ने लगी। और धीरे धीरे इसके अंदर एक और सुधार किया गया है, जिसके अंदर कि विभिन्न क्षेत्रों के दलों की संख्या भी इसमें बढ़ने लगी, यानी क्षेत्रीय दलों, जिसे आप कह सकते हो क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ने लगी है, यानी क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी क्या होने लगी है, बढ़ने लगी है। और दूसरी चीज इसी के अंदर दलित व पिछड़े वर्ग, दलित व पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है, यानी दलित और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए स्थानों का क्या किया गया, आरक्षण किया गया, और उनके लिए वो केवल उसी क्षेत्र में वही लोग क्या हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। यानी यानी संसद में कौन लोग होते हैं, सॉरी सत्ता नहीं दिया मैंने, संसद में कौन लोग होते हैं, संसद में ये लोग होते हैं, और कहां से किस तरीके से ये आते हैं, जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि संसद में जो लोग होते हैं वो कहां से, ग्रामीण क्षेत्रों का बोलबाला बढ़ रहा है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ रही है, और दलित और पिछड़े वर्गों के स्थानों को आरक्षित कर दिया गया, तो ये लोगों की भी संख्या धीरे धीरे क्या होने लगी है, बढ़ने लगी है। और अब इन क्षेत्रों के लोगों की संख्या बढ़ेगी तो इससे क्या होगा कि अपने क्षेत्र की और अपनी समस्याओं को सही तरीके से, अपनी बात को क्या करेंगे, सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी बात को वहां रख सकते हैं, और इस तरह से अपनी समस्याओं का वो क्या कर सकते हैं, समाधान भी करवा सकते हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी भूमिका दिन ब दिन क्या होती जा रही है, एसटी और एससी के आरक्षण वाली व्यवस्था जो है उससे क्या है, इनको जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग भी क्या है संसद के अंदर पहुंचने लगे हैं। आदिवासी लोगों का भी प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा है। आदिवासी लोगों का प्रतिनिधित्व भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा है, जिससे इनकी संख्या भी क्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, तो अब ये अपने क्षेत्र की जो समस्याएं आदिवासी लोग वो खुद अपने स्तर पे अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, और अपने क्षेत्र की उन समस्याओं को खुद ही क्या करेंगे, समाधान करवाएंगे सरकार के द्वारा। अब धीरे धीरे क्या है कि इन सब चीजों के साथ साथ महिलाओं के अंदर भी, महिलाओं में भी क्या है, जागृति आई है, यानी महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, यानी महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होने लग गई है। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि महिलाओं की संख्या में भी क्या है, बढ़ोतरी होने लग गई है। अब इस कदर बढ़ोतरी होने लगी कि आज से 60 वर्ष पूर्व, यानी 60 वर्ष पूर्व संख्या 4% थी। कितनी थी? 4%। और अभी वर्तमान में कितनी हो गई? वर्तमान में संख्या 11% है। वर्तमान में कितनी हो गई? 11%। और दिन ब दिन अभी भी जो है इन समस्याओं का क्या हो रहा, समाधान होता हुआ जा रहा है। जो अनसुलझे जो पहलू है उन समस्याओं का
जो अनसुलझे हैं, जिन पे समाधान नहीं हो सका है, उनका भी क्या किया जा रहा, उन पहलुओं पे भी समाधान करने की कोशिश की जा रही है और निरंतर दिन ब दिन ये सब समस्याओं का निराकरण होने लगा। तो इस तरीके से हमें संसद क्यों चाहिए, तो इस तरीके से हमने ये संसद के प्रमुख भागों के बारे में अध्ययन किया कि संसद की किस तरीके से हमें आवश्यकता है, संसद किस तरीके से ये कार्य करती है। ठीक है, आज का ये जो है अध्याय ये समाप्त होता है और इसी के साथ में हम जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।